अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं अभी बीटेक थर्ड ईयर में हूँ और इंस्टाग्राम क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा। भाई कॉलेज के थर्ड ईयर में हो, 11 लोगों की टीम है, मंथली कितना बना रही है एजेंसी? मेरे पास हाई टिकट क्लाइंट जो है क्या? और कॉलेज लाइफ ही है ना जो एक्सपेरिमेंट का टाइम है। और जितना जल्दी आप फेलियर से सीखोगे ना उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि आप आगे मिस्टेक्स कम करोगे और बहुत जल्दी आपको ग्रोथ मिलेगा। थोड़ा सा यार कॉलेज के बारे में बताओ अपने। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर बैक है, मैंने पेपर ही नहीं दिया। अभी मेरी फैमिली को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। सोलर दिस इज रोहित प्रासर। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है तलहा भाई और ये अभी एजेंसी रन कर रहे हैं और भाई ये बंदा अभी थर्ड ईयर में है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप अपना एजेंसी बिल्ड करना चाहते हो कॉलेज में ही, तो आप कैसे बिल्ड कर सकते हो और स्क्रैच से सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं यार। और तो तलहा भाई कैसे हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि कैसा चल रहा है अभी। मेरा नाम तलहा शमीम है और मैं अभी बीटेक थर्ड ईयर में हूँ और इंस्टाग्राम क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा जो कि पैन इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कैसे आइडिया आया था? ये एजेंसी का आइडिया कैसे आ गया था? एक्चुअली ये एजेंसी कुछ ऐसा वेल प्लान्ड नहीं था कि मेरे को ये एजेंसी बनानी है या मुझे इंस्टाग्राम क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी में ही जाना। मेरे पिछले 2 स्टार्टअप्स हैं जो स्टार्टअप फेलियर्स हैं कह लो, उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उस टाइम एक लास्ट मेरा स्टार्टअप था जो ई कॉमर्स में था। ई कॉमर्स के लिए फिर मैंने ऐड वैड सीखा, ऐड रन करा, फेसबुक एड्स। तो जब वो बंद हुआ तो फिर मैं नई चीज़ें करने के लिए मैंने अपने फेसबुक ऐड स्किल को यूज़ किया और फिर क्लाइंट्स ढूंढे, फिर उनके लिए ऐड रन किया। फिर वहाँ से रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, वीडियो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट आई, फिर शूट्स की रिक्वायरमेंट आई। तो ये धीरे 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 करके 2024 फैब में एक प्रॉपर ग्रेविटास क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी बनी। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंसी का आइडिया कहाँ से आया और कब लगा कि एजेंसी ओपन करना चाहिए? एजेंसी तो मैंने जैसे अभी पहले बताया कि एजेंसी मेरा ऐसा माइंड में नहीं था कि मुझे एजेंसी स्टार्ट करना है। कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं जब आप उस वे में जा रहे हो या उस रास्ते पे जा रहे हो। एक गोल था कि पैसा अर्न करना है, कॉलेज लाइफ अच्छे से जीनी है और कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करना है। उसी गोल को चेज़ करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। अभी फाइनली मैं पिछले 1 साल से ये ग्रेविटास रन कर रहा हूँ। इसका एम जो है वो मेनली पैसा अर्न करना नहीं है, क्योंकि मनी इज़ बाय प्रोडक्ट। अगर आप किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो पैसा खुद ब खुद आता है। तो ये चीज़ तो माइंड से आप निकाल ही दो कि अगर आप कॉलेज में हो और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो तो आप हासिल कर लोगे, ज़्यादा तक नहीं रहेगा। आप उसके जगह अपने पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो, पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान दो। तो इसी जर्नी में मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 12th में था। 12th ड्रॉप लिया, 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लिया। फिर वहाँ से मैंने एक सबसे पहला अपना स्टार्टअप रन किया जो कि कोविड के बाद ही था। कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ही डाउन पे थी, ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत बूम पे जा रही थी, बहुत सारे ऑनलाइन एडटेक आए मार्केट में। उस टाइम मैंने एडटेक में जो प्राइस चल रहा था उस प्राइस को ऑफलाइन में अप्लाई किया और मेरा पहला स्टार्टअप सक्सेसफुली रन किया लगभग 1-1.5 साल तक। क्या स्टार्टअप था? कोचिंग 6 to 12 तक की कोचिंग में प्रोवाइड करता था और एकदम मिनिमम प्राइस जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ऑफलाइन में ऑनलाइन? ऑफलाइन। ओके। और ऑनलाइन सर्विसेज भी देते थे, वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो गया, वेबसाइट और ऐप वगैरह सब कुछ था। क्या प्राइस था उस समय? 450 रुपीज़ पर मंथ ऑल सब्जेक्ट। इतना कम प्राइस में? तो ये रन किया। फिर इसमें कुछ चैलेंजेस फेस हुए जिसकी वजह से मुझे इसको बंद करना पड़ा। उसके बाद जब ये बंद किया फिर मुझे मैं ऑनलाइन ऐसे ही देख रहा था कि क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि पैसे का तो वो हो गया था। और फिर मेरा दिमाग ये उस तरफ चला गया था कि बिज़नेस में कुछ करना है और बिज़नेस में ही पैसा है। ओके। आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई है बिजनेस जो कर रहा है? अंकल है, बाकी मेरी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से नहीं है। ओके। तो आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, ओके। विच आई कैन से प्राउडली। बट अभी हूँ नहीं, मैं अभी सीख ही रहा हूँ और वन डे इंशाल्लाह बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद फिर है ना हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में देखा, फिर वहाँ से रीसेलिंग से स्टार्ट। तो रीसेलिंग करा शुरुआत में, फिर उसके बाद वेबसाइट पे आए, फिर ऐप पे आए। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हमने स्टार्ट किया और मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ। ओके। और ईयर कौन सा चल रहा था उस समय? ईयर 2022।
एंड था, ठीक है। ओके। तो वहाँ से ई कॉमर्स स्टार्ट किया, ई कॉमर्स अच्छे से चला, बट ई कॉमर्स में इशू ये है कि मैं अपने एक को फाउंडर के साथ स्टार्ट किया था। तो यहाँ से मेरी एक लर्निंग ये थी कि अगर कुछ भी चीज़ें हो रही थी तो आप किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते, ठीक है। अगर ये चीज़ें सही नहीं जा रही या सेल्स सही नहीं हो रहा या लॉसेज हो रहे हैं तो इसका ब्लेम आप किसी पे नहीं डाल सकते। तो यहाँ से मुझे और मेरे पार्टनर में अच्छी ट्यूनिंग नहीं बनी, इस वजह से मुझे उसको ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि मैं ये भी नहीं कर सकता था कि मैं उनको हटा करके अकेले रन करूं। तो मैंने वो सारे जो प्लेटफॉर्म्स थे और जो भी सारे प्रोडक्ट और वेयर हाउस जो भी थे वो सब उनको दे दिया कि जो भी कनेक्शंस थे वो करें। उसके बाद उन्होंने थोड़े टाइम चलाया, फिर शायद नहीं चल पाया उनसे या जो भी था, तो उसको उन्होंने बंद किया। अभी भी उसका एक्सेस उनके पास ही है। उसके बाद जब मैंने वो चला रहा था तो उसको प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऐड सीखा, जैसा कि मैंने बताया। फिर ऐड की सर्विसेज मैं पहले क्लाइंट उठाना चाह रहा था, अब वो फ्री मिले या जितना में भी मिले, तो मैं पहले उसके लिए काम किया। एक रियल एस्टेट का क्लाइंट था, उसके लिए ऐड चलाया, उसका ऐड से उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ, फिर उसने मुझे रिटर्न बहुत ज़्यादा दिया। फिर वहाँ से मैं दूसरे क्लाइंट्स ढूंढा, फिर उन्होंने भी कई कनेक्शंस में रेफ़र किया मुझे। तो धीरे धीरे करते करते ये अब ग्रेविटास के नाम से, बीच में हमने गूगल फ्लेयर जब स्टार्टिंग था तो गूगल फ्लेयर के नाम से इसको रन किया था। गूगल फ्लेयर में इशू ये आया था कि गूगल वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते, कि उसका राइट्स उसके पास है, तो फिर उसका नाम चेंज करके हमने ग्रेविटास रखा। और गूगल फ्लेयर एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी जिसमें हम वेब डेवलपमेंट, शूटिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। फिर इसको हमने प्रिसाइज किया, एक नीश पकड़ा इंस्टाग्राम, और अब भी हम इंस्टाग्राम पे हर किसी को तो नहीं बट कुछ जो क्लाइंट्स हैं जिनको हमें लगता है कि इनको हम कमिट कर सकते हैं कि ग्रोथ दिला सकते हैं, तो हम वो दिलाते हैं, अपने कमिटमेंट पे रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इंस्टाग्राम क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं। ओके। अभी जस्ट आप बता रहे हो कि मैंने एक पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में और उसको अपने पार्टनर के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऐसा क्या मिस्टेक है जिसको अवॉइड करना चाहिए? एक तो अगर आप कॉलेज में हो तो पार्टनर भी आपके फ्रेंड सर्कल में ही मिलेंगे, राइट। और अगर फ्रेंड सर्कल में है तो वो सेम माइंडसेट के होंगे। कई बार है ना, आप अगर कुछ आइडिया पे वर्क कर रहे हो तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा लगती है, और वो गाइडेंस आपको या तो आपके सीनियर दे सकते हैं या फिर वो पार्टनर जिसका उसमें एक्सपीरियंस हो या फिर आपका एक्सपीरियंस हो। तो ये आपको हमेशा अपने से सुपीरियर या फिर अपने से डिफरेंट फील्ड के लोगों के साथ वर्क करना चाहिए, ताकि अगर आप एक माइंडसेट पे सोच रहे हो तो वो कुछ उसके दूसरे प्रॉज या कॉन्स या दूसरे थिंकिंग से वो उसका सॉल्यूशन बताए, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो दूसरे तरीके से हैंडल करे, आप दूसरे तरीके से हैंडल करो। तो ये ट्यूनिंग बैठना कुछ लोगों के लिए सही रहता है कि मैं सेम माइंडसेट पे हैं तो हम चीज़ें ले जाएंगे आगे, बट मेरे केस में मेरी लर्निंग ये रही कि मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठी। और मेरा ये मानना है कि मैं अगर कुछ चीज़ें कर रहा हूँ तो उसके सारे प्रॉब्लम्स हो या जो भी लर्निंग्स हो वो मैं खुद सीखूं, ताकि अगर कल को वो पार्टनर हमेशा नहीं रहेगा, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टार्टअप एकदम लाइफ लॉन्ग है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली सबको ये सोचता है कि हम मुझे लाइफ लॉन्ग इसको ही लेकर के जाना, बट चीज़ें नहीं होती हैं। कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उस टाइम पे आपको चैलेंज खुद फेस करना होता है। अब स्टार्टिंग से आपको अगर किसी सपोर्ट की आदत लगी है या फिर आप किसी पे डिपेंडेंट हो तो फिर वो चैलेंजेस आप नहीं फेस कर पाओगे अकेले। राइट राइट राइट। फिर तो हमने ये समझ लिया फर्स्ट ईयर में आपका जो जर्नी रहा, एक स्टार्टअप वगैरह किया, फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ? सेकेंड ईयर में वही ई कॉमर्स ही चल रहा था। सेकेंड ईयर एंड में फिर हमने ग्रेविटास या गूगल फ्लेयर कह सकते हैं, गूगल फ्लेयर लॉन्च किया। फिर गूगल फ्लेयर मैंने सोलो लॉन्च किया, और फिर धीरे धीरे टीम सेकेंड ईयर के लास्ट में फिर धीरे धीरे अब इस पे मैं मेरा ये है कि अगर आप सोच रहे होगे कि ये बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, तो ये गिव अप की बात नहीं है। एक्चुअली ये कॉलेज लाइफ ही है ना जो एक्सपेरिमेंट का टाइम है, और जितना जल्दी आप फेलियर से सीखोगे ना उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि आप आगे मिस्टेक्स कम करोगे और बहुत जल्दी आपको ग्रोथ मिलेगा। और जल्दी के पीछे भी नहीं भागना चाहिए, टाइम दो सारी चीज़ों को और सीखो, और फिर उससे आगे कंटिन्यू। ओके, फिर थर्ड ईयर में क्या जर्नी स्टार्ट? थर्ड ईयर में अभी वही ग्रेविटास ही चल रहा है। अभी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है आपकी कंपनी? अगर इंस्टाग्राम पे आप किसी भी इन्फ्लुएंसर का पेज देख रहे हो या बिजनेस पेज देख रहे हो,
तो उसके लिए हमारा मेन टारगेट अगर एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है, उनको लीड्स देना या उनको कस्टमर देना, उसके लिए इंस्टाग्राम पे एड्स या फेसबुक एड्स या फिर इंस्टाग्राम पे विजुअल्स या कंटेंट जो जाते हैं उसकी प्लानिंग। और मेनली हम लोग इसलिए अभी मार्केट में जाने जा रहे हैं या इसलिए इतना क्लाइंट क्लोज हो रहे हैं हमारे कि हम लोग क्रिएटिविटी पे ध्यान दे रहे हैं और ट्रेंड जो चल रहा है ना उस ट्रेंड पे सारे सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो भी रील्स जा रहे हैं वो ट्रेंड पे जा रहे हैं, उसके लिए जो भी कंटेंट प्लान होता है या जो शूट होता है एडिट, वो सारी सर्विसेज हम देते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलोअर बढ़ाना है वो सब भी आप लोग करते हो? नहीं, ऐसा अगर आप देखो मार्केट में फेक फॉलोअर्स तो आसानी से बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग इस पे नहीं। और फिर फॉलोअर्स के लिए आजकल आपने देख रखा होगा कि लोग रील के स्टार्टिंग में हुक के लिए किसी लड़की या कुछ अलग अलग चीज़ें ऐड कर दे रहे हैं, उनको लग रहा है उनसे वायरलिटी आ रही है वो थोड़े टाइम की वायरलिटी और सही ऑडियंस आपकी आ नहीं रही है। तो फॉलोअर गेन करना या व्यूज़ लाना आज के टाइम पे कुछ मुश्किल बात नहीं रही है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है इंस्टाग्राम पे और एक ऑथेंटिक ब्रांड बनाना है, उसके लिए एड्स या ये जो हुक्स लगा करके हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ऑर्गेनिक कंटेंट ही डालना पड़ेगा और कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए। तो हम लोग मेन कंटेंट पे ध्यान देते हैं, कंटेंट किस तरह से, और अगर कंटेंट रेलेवेंट है तो फॉलोअर्स ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। क्योंकि 2-3 अगर ब्रांड का नाम बता सको जिसके साथ आप वर्क कर रहे हो और उसका अच्छा फॉलोअर आपने गेन कराया हो विद इन 90 डेज। एक मिलेट टाइम्स है जो अभी फिलहाल एक मीडिया एजेंसी, न्यूज़ मीडिया, ये काफ़ी टाइम से चल रही है। इंस्टाग्राम सारा हम देख रहे हैं उनका। और बाकी कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, तो इस पे जो क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया था इनका फॉलोअर बढ़ाने के लिए? हम लोग पहले इंस्टाग्राम उनका रीड करते हैं, पूरा एल्गोरिदम देखते हैं, चीज़ें पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1 महीना तो हमारा एक्सपेरिमेंट में ही जाता है, कई बार वो 2 महीने भी जाते हैं। किस टाइप का और कुछ टाइमिंग्स होती हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ हैशटैग तो वर्क उतना नहीं कर रहा है, कुछ ट्रेंड्स डालते हैं कि उनका जो ऑडियंस, हमें एट द एंड उनको वायरलिटी चाहिए या फिर उनको एक ऑथेंटिक ब्रांड या ऑथेंटिक इमेज बनाना है इंस्टाग्राम पे, तभी वो आए। और हम ऐसे छपरी या फिर जो वो लोग हैं इन्फ्लुएंसर जो इस टाइप के डांस और इस टाइप के वीडियो, हम उनको टारगेट ही नहीं करते हैं और ना वो हमें टारगेट करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि वैसे करके उनकी वायरलिटी आ जाती है। तो हम पहले एनालाइज करते हैं पूरा, फिर कुछ चीज़ें हमारी जो हमारी टीम देखती है कि इसको किस किस पैरामीटर्स पे हम ले जा सकते हैं, उस पैरामीटर पे हम लोग फुलफिल करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं इस टाइप के कंटेंट जा रहे हैं इनके ऑडियंस पे या नहीं, या फिर इनको किस टाइप के ऑडियंस चाहिए। तो बहुत सारे पैरामीटर्स है ये। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ और मुझे है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ना 1 लाख करना है फॉलोअर और मुझे धंधा भी बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या एल्गोरिदम वगैरह क्या देखते हो आपकी क्लाइंट के भी, आप पे कुछ देखते हो, उसका क्या देखते हो, आपकी टीम क्या रिसर्च करती है उसके पीछे? सबका अगर बिजनेस है तो पहले बिजनेस एनालाइज करेंगे, फिर आपके कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में या इंडस्ट्री लीडर्स कौन है, फिर वो क्या कर रहे हैं और हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं या उनकी क्या चीज़ें हम कॉपी कर सकते हैं। ऑब्वियसली कॉपी भी चलता है, मैं इसमें कुछ, अब ये तो अनफिल्टर्ड है तो हम सारी चीज़ें खुल के ही बात करते हैं। कॉपी भी करते हैं, ट्रेंड कॉपी करते हैं। बिल्कुल, मार्केट में आजकल यही चल रहा है कि सबसे बड़ी बात ना कि कुछ भी अगर ट्रेंड में चल रहा है ना तो उसको अपने स्टाइल में बनाना है, उसको कॉपी थोड़े बनेंगे, वो अपने स्टाइल में, मैं अपने स्टाइल में बना रहा हूँ, है कि नहीं। पॉडकास्ट तो सारे लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं तो हमारा अलग स्टाइल है कि नहीं। तो बस यही सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, कॉम्पिटिटर मॉनिटरिंग करते हैं, फिर कुछ रिसर्च करते हैं कीवर्ड्स पे, और फिर आपका अगर सोशल मीडिया स्क्रैच से है तो स्क्रैच की स्ट्रेटजी अलग होती है। अगर आपके पहले से फॉलोअर्स हैं या पहले से ऑडियंस है, फिर आपके ऑडियंस रिसर्च करते हैं किस टाइप के हैं और आप क्या चाह रहे हो, आपको कितनी टाइम में इतने फॉलोअर्स चाहिए या इतने व्यूज़ चाहिए। आज के टाइम पे फॉलोअर्स और व्यूज़ का आप कुछ नहीं करोगे अगर आपका बिजनेस नहीं बन पा रहा है उससे। तो 1 लाख फॉलोअर लेकर के क्या कर लोगे, आपके लीड्स ही नहीं आ रहे, आपके कस्टमर ही नहीं आ रहे, अब पैसा ही नहीं कमा रहे, ऐसा ही नहीं कमा रहे। और एक्चुअली में पता भी नहीं तो होता ना कि पैसे कैसे कमाए। बहुत लोग ऐसे क्रिएटर भी हैं जिनका फॉलोअर है लेकिन उनको पता ही नहीं है पैसा कैसे कमाना है। और बहुत सारे जो 10,000 जिसका सब्सक्राइबर हो गया वो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं।
स्टडी जो आप दिमाग लगा रहे आपने कई ब्रांड्स को देखा होगा सोशल मीडिया पे हैं। जो बहुत ही नोन ब्रांड है और उनके फॉलोअर्स देखेंगे 1000 2000 5000 इतने हैं, बट वो ब्रांड इतनी ज़्यादा वायरल है और वो चीज़ें उसके फॉलोअर्स से नहीं है, हम्म, वो और भी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं लीड जनरेशन के लिए, क्लाइंट क्लोजिंग पे, बट उनके इंस्टाग्राम से भी जितना बिजनेस बन रहा है वो आपको नहीं दिखेगा कि भाई उसके 2000 फॉलोअर है वो कितना बिजनेस बना रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है, इंस्टाग्राम पे क्या चलता है, क्वालिटी चलता है या क्वांटिटी चलता है? डिपेंड्स ऑन नीश। कई नीश में क्वांटिटी भी चलता है और बट क्वांटिटी कब तक चलेगी भाई, कितना कंटेंट बना लोगे हाँ। जब तक क्वालिटी कंटेंट नहीं डालोगे। क्वालिटी कंटेंट आप वीक में 2 डालो ना, वायरल जाएगी। आप दिन के 3 वीडियो डाल रहे हो और कोई वायरल जा ही नहीं रही है तो फिर क्या फ़ायदा क्वांटिटी का। क्वांटिटी से एक चीज़ होती है, कंसिस्टेंसी आती है, जो कि बहुत सही है। कंसिस्टेंसी बना लो। अगर आप स्क्राई से खुद ही चाह रहे हो, आपके पास इतना बजट नहीं है, तो पहले क्वांटिटी पे फोकस करो। क्वांटिटी से आपका कंसिस्टेंसी आएगा, फिर धीरे धीरे ब्रेक करो, क्वांटिटी कम करो, फिर क्वालिटी पे फोकस करो। ऑटोमेटिक आप चीज़ें खुद ही समझ जाओगी क्या वर्क कर रहा है। कंसिस्टेंसी के नाम पे आजकल लोग कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। हाँ देखा मैंने। मतलब सुबह उठा, वीडियो बनाया, अब डाल दिया, बस उसका पर्पस ये है कि वीडियो जाना चाहिए। हाँ। तो क्या इससे उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा? डिपेंड करता है उस पे कि अगर उसको बेनिफिट हो रहा है उससे तो बहुत सही बात है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको चीज़ें चेंज करनी चाहिए। लेकिन होता है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि आप कुछ भी डालोगे और वो नहीं चलेगा। चलता है, इंस्टाग्राम पे सब कुछ चलता है। थोड़ा सा यार कॉलेज के बारे में बताओ अपने, कि क्या एक्सपीरियंस है कॉलेज, क्या सीखा है? कॉलेज मैं कॉलेज लाइफ ज़्यादा एंजॉय करा ही नहीं, ऑनेस्टली बोलूँ तो। मैं फर्स्ट ईयर पूरा एब्सेंट है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर बैक है। बैग लग गया? बैक है, मैंने पेपर ही नहीं दिया। कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ बिजनेस पे था। हाँ। जब मैंने एडमिशन लिया था तब 1 मंथ के आसपास था वहाँ। फिर मुझे लगा यार कि कॉलेज में, या फिर मैं उतना रहा नहीं, या जिन लोगों के साथ रहा मुझे लगा यार ये लोग तो, इनमें कुछ हंगर ही नहीं है। ये लोग बस आ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं और इनको लगता है कि बस डिग्री ले लें, लाइफ सेट है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तुमको और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लो। एक्सपोजर बहुत बड़ा है तुम्हारे कॉलेज में, तुम अकेले हो, घर से दूर हो, बहुत एक्सपोजर है। तुम ट्राई करो, चीज़ें ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा अगर तुम्हारे अंदर वाकई हंगर है। मैंने ये फेस किया कि वहाँ पे कॉलेज में ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। तो मैं फर्स्ट ईयर तो नहीं था, सेकेंड ईयर भी मैं जब एग्ज़ाम आता था तो उससे थोड़े दिन पहले गए, पेपर दिए, आ गए। भाई बीटेक कर रहे हो अभी, क्या? कैसे मैनेज कर रहे हो, मुझे समझ नहीं रहा। और जब इतना ही है, जब इतना बिजनेस में इन्वॉल्व हो, हाँ, तो ड्रॉप आउट के बारे में जरूर माइंड में आया हुआ है एक बार ना एक बार। मैं ना एक स्टोरी बताता हूँ। एक क्लाइंट थे, और ये रियल स्टोरी है। मेरे क्लाइंट, वो मेरे क्लाइंट बाद में बने। उनका एक इवेंट था, वही जयपुर में इवेंट था। तो उन्होंने एक फ्रीलांस हायर किया जो कि स्टार्टर, मतलब बिगनर ही था, फ्रेशर था। कुछ पैसे बचाने के लिए उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट उसको दे दिया, उसकी वेबसाइट लॉन्च करनी, उसकी डिज़ाइनिंग और एडिटिंग। उन्होंने ये सोचा कि भाई ये बंदा है और ये कर लेगा। अनफॉर्चुनेटली उसको डेंगू हो गया और वो इवेंट 2 दिन के बाद होना था। तो उन्होंने फिर कहीं से सुना मेरे बारे में, हमारी टीम के बारे में, रेफरेंस के थ्रू ही था ये। तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, और चूँकि उस टाइम पे मेरे पास टीम अच्छी थी तो मैंने उनका वेबसाइट, उनकी पूरी डिज़ाइनिंग, पूरा एड वैड जो भी चीज़ था रन करने के लिए और इवेंट को मार्केट में लाने के लिए, वो सारी चीज़ें आप बिलीव नहीं करोगे, हम विद इन 24 आवर्स कंप्लीट करके उनको दिए। हमारा चार्ज थोड़ा ज़्यादा था उस पर्सन से, लेकिन वहाँ से एक चीज़ मुझे भी ये समझ आई और उनको भी ये समझ आई, और मैं ये लर्निंग्स भी देना चाहूँगा अगर कोई एजेंसी रन कर रहा है या कुछ कर रहा है, कि अगर आप सोलो हो ना, या फिर आप थोड़े से पैसे बचा लोगे किसी एक पर्सन को सारे काम दे करके, और हो सकता है वो सारा काम सही कर दे, बट हर बार ये काम नहीं करता। वहाँ से मैंने सबसे पहले ये सीखा कि मुझे भी ये चैलेंज फेस हो सकते हैं। मैं अकेले फाउंडर वर्क कर रहा, और कल को मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो क्लाइंट से मीटिंग या फिर कौन मैनेज करेगा टीम को। तो उसके बाद मैंने मैनेजर रखा, कुछ क्लाइंट उसको दिए, कुछ कनेक्शंस उसको दिए कि तुम मैनेज करो भाई। तो वहाँ से उनके थ्रू मुझे ये लर्निंग मिली कि भाई अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, और ज़रूरी नहीं है कि अकेले नहीं कर सकते तो आप को फाउंडर रख लो,
या फिर एक हेल्पिंग हैंड आपके पास होना चाहिए। तो वो हेल्पिंग हैंड है हमारे पास, जो चीज़ें मेरे एब्सेंट में वो करते हैं और सही से करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो इस तरह से मैं कॉलेज, अगर मेरा एग्ज़ाम चल रहा है या मैं कहीं बिज़ी हूँ तो वो मैनेज कर लेते हैं। और इससे एक चीज़ और होती है, अगर आप कंपनी या एजेंसी चला रहे हो, आपको थोड़ा फ्री होना बहुत ज़रूरी है। आप ताकि कुछ चीज़ें सोचो इसको आगे ले जाने के लिए। अगर आप दिन रात सिर्फ वही काम कर रहे हो, बातें कर रहे हो, मीटिंग्स कर रहे हो, क्लाइंट से बात कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ संभाल रहे हो, आप वो बिज़नेस बड़ा करने के लिए सोच ही नहीं पाओगे। आपका फ्री रहना अपने बिज़नेस में ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर अपने बिज़नेस में फ्री हो तो आपका बिज़नेस चल जाएगा, आपका ध्यान देना भी ज़रूरी है। ये रिस्पेक्टिव होता है पर्सन टू पर्सन और एजेंसी टू एजेंसी। यार मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है कि एजेंसी रन कर रहे हो, हाँ। सारा बिजनेस अपने मैनेजर को दे दिए, कल के डेट में मैनेजर सारा बिजनेस लेके चला गया, फिर क्या करोगी? और रिसेंट में मैंने एक केस भी देखा था कि ऐसे ही कोई एजेंसी ओनर था और उसका मैनेजर बहुत सारा बिजनेस अंदर अंदर खोखला कर दिया। होता है, ऐसा तो होता है। और हमारे केस में तो और ज़्यादा, इस क्रिएटिव एजेंसी में तो पोचिंग तो बहुत ही ज़्यादा होती है। वीडियो एडिटर, अगर कोई मेरा वीडियो एडिटिंग का क्लाइंट है, वो आपस में नेगोशिएट करके ले जाता है। तो ये तो होता है, अब इससे तो भाग नहीं सकते। और ना ही इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन है कि हाँ, हमारे पास एक सिस्टम है जिसपे मैं अपने एडिटर्स रखा हूँ और उस पर मेरा मैनेजर या मेरी टीम वो जो एडिट होना है या जो भी वर्क है वो अपलोड करती है और वो एडिटर खुद ही पिक करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि किसका वर्क है या क्या। बट इतना तो क्लियर हो ही जाता है कि वीडियो किसकी जा रही है, वो खुद ही निकाल लेते हैं कॉन्टैक्ट। इससे भाग नहीं सकते। आपको चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती है। अगर आप किसी को किसी मैनेजर या किसी को दे रहे हो तो 50% चीज़ें अगर आप दे रहे हो, 50% आपके पास है, तो वो जाएगा भी तो 50% लेकर के जाएगा। और लेकर के जाता तो कोई है नहीं। मेरा ये मानना है, नुकसान नाम का तो कोई चीज़ होता नहीं। पैसे का नुकसान नहीं है। और अगर वो कुछ ले करके भी जा रहा है तो वो बहुत सारे लर्निंग्स आपको छोड़ करके जा रहा है। तो ऐसा नहीं, और ट्रस्ट तो होना चाहिए यार। ठीक है, बिल्कुल नहीं। मैंने ये देखा ना कि बहुत सारे फाउंडर हैं जो अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं ना कि क्लाइंट उनके साथ जुड़ा रहता है। उनकी टीम मतलब भी नहीं है कि टीम में कौन वर्क कर रहा है, वो अगर क्लाइंट छोड़ के नहीं जाएगा, वो कनेक्टेड आपसे है। ऐसा होता है यार। ये मेरे साथ तो यही सबसे ज़्यादा। मैंने अभी तक, रोहित भाई मानोगे नहीं, 1 रुपया भी लीड जनरेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया है। जो भी क्लाइंट्स मिले हैं वो मुझे नेटवर्किंग और कनेक्शंस पे मिले हैं और मेरे ऑनेस्टी पे मिले हैं। मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जो भी क्लाइंट से कमिट करता हूँ या जो भी चीज़ बोलता हूँ, ऑनेस्टी के साथ बोलता हूँ। अगर आप बिजनेस में ऑनेस्ट नहीं हो तो भाई क्या कर रहे हो यार। तो आप अगर कोई चीज़ कमिट कर रहे हो, आप अपने कमिटमेंट पे रहो। आप अगर कुछ चीज़ें अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हो कि तुम ये वीडियो एडिट करो, मैं तुम्हारे को इतना चार्ज दूंगा, और बाई चांस अगर वो वीडियो ख़राब हो गया तो आप उसके साथ बिहेवियर ही अपना ख़राब कर दो, तो वो दैट्स नॉट गुड। तो दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है तभी। और अगर आप किसी क्लाइंट के साथ पैसे के साथ वर्क करो ना, ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाओगे मार्केट में। बिहेवियर ही आपका रोक करके रखता है, एम्प्लॉयज़ को भी और आपके क्लाइंट्स को भी। हाँ, लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है और वो आपसे लॉन्ग टर्म में, उसको कैसे देखते हो कि अगर आजकल के जो मार्केटर है ना, जो बिजनेस ओनर है, मैं ये देखता हूँ कि उनका मोटिव ये होता है ना कि उनसे क्लाइंट से जल्दी जितना हो सके उतना पैसा ले ले। उनका मोटिव ये होता है। आजकल के फ्रीलांसर भी यही करते हैं यार, और वो वल्गर लैंग्वेज तक यूज़ कर लेते हैं। भाई पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, ये वो काम रोक देंगे। ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सही में मार्केट में टिकना चाह रहे हो या चीज़ें सीखना चाह रहे हो, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ भाई, तो आपको सारी चीज़ों को एकदम पेशेंस के साथ हैंडल करना पड़ेगा। कई बार पैसे नहीं होंगे, हमारे पास भी कई बार पैसे नहीं होते हैं। क्लाइंट से पेमेंट निकलवाना डिले होता है, इनवॉइस आपको भी पता है कितना डिले क्लियर होता है। फिर उसमें कई बार क्लाइंट बोलता है कि ये हटा दो, ये तो, और कई बार तो चेंजेस के भी पैसे नहीं देते यार क्लाइंट, बट मुझे तो अपने एम्प्लॉयज़ या उनको देना पड़ता है। अगर आप सिर्फ मनी ओरिएंटेड सोचोगे ना तो आप बड़ा नहीं सोच पाओगे। पैसा है ज़रूरी, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है। कनेक्शंस पे ध्यान दो यार। कनेक्शंस अगर तुम्हारे स्ट्रांग हो गए ना, तो आज को ये बिजनेस बंद हो जाए या तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे से ज़्यादा स्किल भी मार्केट में है, तुम वो किसी और के पास चला जाए,
बट रहेगा अगर क्लाइंट तो वो तुम्हारे कम्युनिकेशन और तुम्हारे बिहेवियर और तुम्हारे ऑनेस्टी पे ही रहेगा, और लॉन्ग टर्म तुम उसी पे ही सस्टेन कर सकते हो। ओके भाई, मुझे ये बताओ कि फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला था? ग्रेविटास के ग्रेविटास का फर्स्ट क्लाइंट मैं बताया था, मैं जो फेसबुक ऐड। नहीं नहीं, हाँ, लाइफ में सबसे पहला जो क्लाइंट है वो कैसे मिला था, मैं ये जानना चाहता हूँ। पहला क्लाइंट, हाँ, और उसके कितना चार्ज किया था उस क्लाइंट के लिए? फर्स्ट क्लाइंट मेरा फेसबुक ऐड का ही था, जिसको मैं फ्री सर्विसेज दिया। कैसे मिला? जा करके ढूंढा यार, मैं मार्केट में देख रहा था गूगल में बिजनेस पे कि नियर कुछ अच्छा मिल जाए, तो एक रियल एस्टेट का मिला था जिसके एड्स फिर देखे मैंने फेसबुक पे कि भाई ऐड तो चल रहे हैं लेकिन वर्थ इट नहीं है, विजुअल सही नहीं है। उसको जा करके मैंने बोला कि मैं आपके लिए ये करूँगा, फ्री में करूँगा, मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा, जब मैं आपको कस्टमर ला के दे दूँगा तो मुझे पैसे दे देना अगर आपको सही लगे तो मैंने उसको कमिट किया, उसने काम दिया कि हाँ भाई कर लो। अब किसी को भी अगर आप जा करके बोलो कि भाई मैं तुम्हारे लिए फ्री में कस्टमर ला रहा, तो कोई भी तुम्हें काम दे देगा। अब मैं पहले ही जा करके सोचूं कि सर मैं आपका, उनसे ये जा करके बोलूँ सर मैं आपका जो ऐड चल रहा है उसको अच्छा कर दूंगा, इससे कस्टमर आ जाएंगे आपके, और इतना मैं चार्ज करूंगा। अगर आप जो पहले आपका ऐड चला रहा है उसको आप 10% देते हो, मैं 5% में काम कर दूंगा। तो भाई वो क्यों काम दे, तुम्हारे पास कुछ पहले का पोर्टफोलियो है नहीं ना, तो तुम पहले फ्री में सर्विसेज तो दो। तो मैंने किया, उन्होंने फिर उसके बाद जब उनके कस्टमर्स आए, उनको सेल हुआ उनका, उन्होंने पैसे अच्छे खासे पे किए, फिर उन्होंने कनेक्शंस भी दिए, पैसे से ज़्यादा तो उन्होंने कनेक्शन दिए। पैसे तो वो उतना ही था, कनेक्शंस तो अभी भी मेरे पास हैं, उनके काम अभी भी चल रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नेचर या फिर मेरे ऑनेस्टी पे था कि मैं पैसे से हट करके उनसे बात किया, और आज भी मैं पैसे से हट करके ही क्लाइंट क्लोज करता हूँ। कि अगर आपको वाकई अपना बिजनेस ग्रोथ कराना है या फिर आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, आपके पास पैसे का दिक्कत सबको है यार, इंडिया में 80-90% तो रूरल बैकग्राउंड ही है, ठीक है, तो अगर उसको नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। और ये भी होता है ना कि अगर आप किसी बिजनेस को सपोर्ट करते हो ना, अगर वो पैसा कमाएगा, मेरा भी फायदा है, तो 110% है कि आपको ही पैसा पे करेगा, और क्योंकि भाई उसके बिजनेस को आपने खड़ा किया है। और जो एजेंसी या जो पर्सन उसके प्रॉब्लम में खड़ा था या उसके कह सकते हैं सबसे जब डाउनफॉल चल रहा था तब खड़ा था, तो जब उसका सक्सेस जाएगा तो ऑब्वियसली वो उसको ही चूज़ करे। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए और ना मैं रखता हूँ, बट ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आप किसी को सपोर्ट करोगे तो वो आपका सपोर्ट ज़रूर करेगा, और सपोर्ट हमेशा प्रॉब्लम में ही लोग चाहते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सपोर्ट की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो बेस्ट हायर करते हैं। बिल्कुल। स्किल्स कैसे बिल्डअप किया, और सबसे पहला स्किल्स कौन सा बिल्डअप किया? सबसे पहले मैंने फेसबुक ऐड सीखा। कहाँ से सीखा था? यूट्यूब बेस्ट और फ्री रिसोर्सेज। ओके, पेड कोर्सेज कभी लिया? पेड कोर्सेज लिया, लेकिन मुझे ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फ्री में इतनी चीज़ें लोग, पता है यूट्यूब पे जितने अच्छे से लोग बताते हैं ना, यूट्यूब पे क्यों लोग इतने अच्छे कंटेंट डालते हैं, क्योंकि उन्हें सबको पता है कि पूरी पब्लिक देखेगी उसको, और वो फ्री सोर्स है, तो वो बेस्ट से बेस्ट अपना यूट्यूब पे डालते हैं। कोर्सेज होते हैं यार, कोर्सेज हम भी सेल कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट से जिनके कोर्सेज सेल करते हैं, तो कोर्सेज में कुछ 20% कह सकते हैं एक्स्ट्रा रहता है, बाकी 80% चीज़ें यूट्यूब पे आपको फ्री में और अच्छी मिल जाती हैं, जिससे आप वेल एंड गुड कर सकते हो। तो उसके बाद पेड कोर्सेज लिया। पेड कोर्सेज मैंने ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि फिर मैंने हायर कर लिया था, टीम अच्छी हो गई थी। सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक ऐड कोर्स सर्च करो, भाई 2-2 घंटे का, 2.5 घंटे का कोर्स आते हैं, 20-20 घंटे के हैं यार। और भाई अगर उसको आपने कर लिया, हाँ, तो क्या लगता है पूरा स्किल्स आप डेवलप कर लोगे? सिखाने वाले तो बहुत हैं, तुमको इम्प्लीमेंट तो तुमको खुद ही करना है, एग्जीक्यूट तुम्हें खुद ही करना है। आप ये देखो, एडटेक में इतने सारे कोर्सेज फ्री में हैं, पूरी 12th की कोर्सेज फ्री में है, पूरी IIT JEE नीट की, बट फिर भी पेड कोर्सेज क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि बच्चे को या स्टूडेंट को खुद लगता है कि भाई मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। अगर आप खुद ही सोच, क्या यूट्यूब से सिलेक्शंस नहीं होते नीट JEE में? बहुत सिलेक्शंस हुए, आपने यूट्यूब पे खुद जा करके देख लो, जिसने यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन निकाला और अच्छे खासे 1 डिजिट 2 डिजिट रैंक स्कोर किए हैं नीट में, JEE में, UPSC में, बहुत। तो वो डिपेंड्स करता है आप पे पूरा, आप कितना सीख रहे हो, कितना चीज़ें ले रहे हो। दुनिया सिखाने के लिए बैठी है, अगर आप सीखना चाह रहे हो तो। भाई अभी मस्त एजेंसी वगैरह चला रहे हो, अभी कॉलेज के 3rd ईयर में हो,
तो इतना कम उम्र में अभी बिजनेस चला रहे हो, तो क्या चैलेंजेस वगैरह फेस करने को मिलता है एज ए कॉलेज स्टूडेंट? यार देखो, अभी तो मैं इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरे पास, ना बिजनेस का एक्सपीरियंस है, ना बहुत ही ज़्यादा लर्निंग्स या लेसन्स है। हाँ, मेरे स्टार्टअप फेलियर का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं इस बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करता हूँ। बट तुम्हें भी पता है, डेली एजेंसी में या किसी भी बिज़नेस में डेली नए चैलेंजेस आते हैं, डेली नई चीज़ें फेस करनी पड़ती है और नए तरीके से। हर बार पुराना फार्मूला या पुराना एक्सपीरियंस वर्क नहीं करता। डेली कुछ ना कुछ होता ही होता है, और बिजनेस के साथ साथ में पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ होता ही है, और सबको मैं दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करता हूँ। ये मेरे वे में चल सकता है, हर किसी के में नहीं चलता, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए। पर्सनल लाइफ में क्या इशू आता है? पर्सनल लाइफ में है यार, मैं भी तो बच्चे ही हूँ, कॉलेज का स्टूडेंट। भाई गर्लफ्रेंड है ये बताओ? अरे इतने बिजी लाइफ में ये सब चीज़ों के लिए उतना वक्त नहीं है अभी फिलहाल। सोचा है कभी? नहीं, अगर फॉर एग्जांपल हम पॉडकास्ट कर रहे है तो बहुत बढ़िया है। नहीं है तो ऑप्शन मिलेंगे पॉडकास्ट देखने के बाद कि बंदा अभी 20s में है और इतना तगड़ा कर रहा है कॉलेज के 3rd ईयर में। समझ रहे हो भाई? तुमको कोई समझ सके सही टाइम पे और सही तरीके से ट्रीट कर सके, ये मुझे लगता है तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा इस एज में तुम्हें ये मौका किसी को देना नहीं चाहिए। और अगर कोई है जो समझ रहा है सारी चीज़ें, तुमको सपोर्ट कर रहा, तुम्हारी हेल्पिंग हैंड बन रहा, और अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो वो तुमको ज्ञान देने के बजाय तुम्हारे साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा। पता है, एक दोस्त है मेरा, यहीं पे गुड़गांव की बात है, मैं दिल्ली आया हुआ था, मैं जयपुर ही रहता हूँ अभी, ऑलमोस्ट तो नहीं कह सकता, कॉलेज तो एब्सेंट ही रहता है, बट जयपुर के क्लाइंट हैं, दिल्ली के क्लाइंट है, आना जाना लगा रहता है। तो जयपुर था मैं, और ये गुड़गांव में इसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हुआ था, ये सही सलामत था, इसकी बाइक में इश्यूज आ गए थे, बाइक अब एक्सीडेंट हुआ है तो वो चल नहीं पा रहा। तो उसने मुझे कॉल किया कि तुम आ जाओ यहाँ पे, मैं ये प्रॉब्लम में हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या फिर ये बताओ कि मेरे प्रेजेंस से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या मेरा आना ज़रूरी है। तो उसने बोला प्रॉब्लम तो मुझे भी पता है, वो तो मैकेनिक सॉल्व करेगा, लेकिन प्रॉब्लम में अगर तुम साथ हो तो वो प्रॉब्लम डिवाइड हो जाती है, फिर वो हंसी मजाक में वो टेंशन ख़त्म हो जाता है। सही बात। तो ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आपके लाइफ में कोई इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आज के टाइम पे कॉलेज में आम बात हो गई है, नशे भी आम बात हो गए, और लोग इनको कूल समझते हैं। और ठीक है, चीज़ें एक टाइम के लिए ही सही लगती हैं, तुमको उससे हट करके देखना पड़ेगा। अगर हाँ तुम्हारे पास हो, तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे नहीं हमेशा इतना ही सीरियस होते हो? मैं क्योंकि बात से सीरियस हो जा रहे हैं। नहीं है ही नहीं यार, कोई हंसी मजाक करूँ किसके साथ। मेरे लाइफ में तो फिलहाल तो नहीं है, और ना मैं अभी, इतना बिजी लाइफ है कि नहीं रख सकता, इन सारी चीज़ों पे फोकस भी नहीं कर सकता मैं। रोते हो कभी? मर्द कभी नहीं रोते। ये डायलॉग है भाई। हाँ वही तो बोल रहा, मर्द कभी नहीं रोते। नहीं सच जेन्युइनली बताओ यार, प्रॉब्लम कई बार है ना, क्योंकि सच में अगर इंसान ना होता है यार, मर्द दिखाने के लिए होता है कि भाई मैं वो एकदम टसन है कुछ, लेकिन सच में अगर प्रॉब्लम आती है अंदर से फटती है तो हाँ आंसू तो आता है कि एक चीज़ बताओ, जब तुम कुछ कर रहे हो ना, या कुछ अच्छा कर रहे हो ना, जब तुम अच्छा कर रहे हो तभी होता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता, ना तुम्हारा दोस्त सपोर्ट करेगा, फैमिली तो ऑलवेज सपोर्ट करती है। अभी मेरी फैमिली को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट के बाद शायद जाने या फिर ना जाने, क्योंकि मैं ऐसा बताना नहीं चाह रहा ऐसे डायरेक्टली। तो प्रॉब्लम बहुत ही आती है, और कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ पर्सन हो सकता है, कि किसी के साथ बैठ करके तुम बात कर लो। और जब तुम्हारे लाइफ में वो पर्सन भी ना हो ना, तो आंसू तो आएंगे ही यार, कि भाई इतना कुछ कर लिया, इतने पैसे कमा लिए, इतना सही कर रहा, कॉलेज भी लाइफ एंजॉय कर रहा, सब कुछ, लेकिन कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला नहीं है, या फिर किसी से मैं अपनी चीज़ें नहीं शेयर कर पा रहा। कि भाई ये पर्सनल इश्यूज भी होते हैं यार, कई बार हेल्थ इश्यूज होते हैं। अभी ये हाथ देख ही रहे हो क्या हुआ है इसके बारे में? बस थोड़ा सा पंचिंग वंचिंग हुई है, लग गया, ठीक है। तो होते हैं यार, लेकिन
सबसे सही इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि अगर कोई पर्सन हो ना, तो आंसू खुद ब खुद निकल जाते हैं, और वो जब आंसू के साथ वो सारी चीज़ें ही निकल जाती है तुम्हारे दिल से, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये बात कहना, मैं तो अब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि पैसे से खुशी नहीं आती यार। हाँ, इतना अगर पैसा हो जितना लोग सोचते हैं कि भाई इस बंदे के पास है, तो उस पैसे से तो खुशी आती है। लेकिन आजकल ना हमें पता लग जाता है, जैसे ना कॉलेज के मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था, तो उस समय मेरे साथ कोई भी बंदा जुड़ता था ना, तो मुझे पता लगता था कि अच्छा ये किस लिए जुड़ा हुआ है। लेकिन आज अगर कोई बंदा मेरे साथ जुड़ता है ना, तो मुझे उसका मेंटलिटी पता लग जाता है कि वो मेरे साथ क्यों जुड़ रहा है। आपके साथ ऐसा होता है कभी? मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ क्लियर है कि मेरा दिल जब तक किसी के लिए कुछ करने के लिए जितना तक गवारा कर दे, मैं उतना करता हूँ कि भाई ये पर्सन कैसा भी हो, मेरे साथ पैसे के लिए, अगर ये मुझसे पैसे लेकर के ये खुश है भाई, तो खुश रहे यार, क्या दिक्कत है। और दोस्ती और कनेक्शन में बहुत फ़र्क होता है। कनेक्शन बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है, और दोस्ती मेरी बहुत ही कम है, बहुत कम। कैसे वो कहते हैं ना, दोस्त एक दो ही होते हैं, और कहने के लिए तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन लाइफ में एक से दो ही दोस्त होता है जिसके साथ यार प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो, और उसको यार रात के 2 बजे कॉल करोगे ना कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, तो वो उसको पता नहीं है तुम कहाँ भी हो, वो तुम्हारे लिए पहुंच जाएगा। लेकिन जेन्युइनली ये होता है ऐसा कोई दोस्त? है, दोस्त हैं, 2 लोग हैं मेरे लाइफ में। एक मेरा कॉलेज का क्लासमेट है, और एक मेरा बचपन का दोस्त है जो अभी दिल्ली में ही रहता है। उससे कभी भी मेरी बिजनेस की बात नहीं होती। अगर मैं कुछ करता हूँ, वो आज भी मुझे वैसा ही ट्रीट करता है, भाई तू कुछ नहीं है, ठीक है। तो हंसी मजाक में मेरे एजेंसी का मजाक उड़ाएगा, ये वो लेकिन जब वो ऐसे मजाक उड़ाता है तो अच्छा लगता है यार कि भाई चलो कोई खुश तो रह रहा है यार, थोड़ा बात कर रहे हैं, उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में बस 1-2 है। अभी रिसेंट में एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं अपने एंड से, देखो मैं किसी को रोक करके नहीं रख सकता, या तुम भी किसी को रोक करके नहीं रख सकते, बांध करके नहीं रख सकते। तो दोस्ती, मैंने एक लास्ट मेरी गलत दोस्ती हुई है, ऐसा मुझे अभी लग रहा है कि वो दोस्ती गलत है, बट हो सकता है आगे सही हो। गलत है मतलब क्या ऐसा लगा कि अच्छा अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए? क्योंकि मैंने उस पर्सन के लिए अपनी जो दोस्ती, मैं दोस्ती अगर किसी से रखा हूँ तो दोस्ती निभाता हूँ। कि दोस्ती ये नहीं है कि भाई अगर पैसे चाहिए तो बात कर लिए, या चलो चाय पीते हैं तो बैठ करके बात कर लिए। अगर तुम प्रॉब्लम में हो, और वो प्रॉब्लम रात के 4 बजे की हो, या फिर तुम कहीं सुनसान सड़क पे हो अकेले, या फिर पैसे की दिक्कत हो, या फिर तुम्हारे कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हो, घर का इशू हो, तुम वो मुझसे डिस्कस करो। इतना मैं हक देता हूँ दोस्ती में, और मैं भी इतना ही हक चाहता हूँ। तो मैं उस पर्सन के लिए अच्छा, सब कुछ अच्छा करता हूँ, बट इन रिटर्न मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको नेगेटिव तो कभी लेता ही नहीं। नेगेटिव थिंकिंग है, अभी वो सुनेंगे तो कहेंगे कि नेगेटिव तो लेता है। उसको जब मैं प्रॉब्लम अपनी बताता हूँ तो वो पर्सन कई बार नहीं सुनता है, या फिर कई बार सुनता है, इग्नोर कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे ये सिखाना चाह रहा है कि तुम्हें प्रॉब्लम अकेले फेस करनी है, ठीक है। बट दूसरी थिंकिंग भी ये होती है कि यार ये पर्सन प्रॉब्लम में मुझे छोड़ रहा है, प्रॉब्लम में मेरे साथ नहीं खड़ा है। तो ये आपके थिंकिंग पे डिपेंड करती है कि आप उसको कैसा ले रहे हो, या फिर वो एक्चुअल कैसा है, ये आप एक्सपेक्ट ही मत करो। आपको जैसा उस पर्सन को लेना है वैसे ही रखो। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो पर्सन मुझे ये सिखा रहा है कि तुम्हें प्रॉब्लम और चैलेंजेस अकेले फेस करनी है, तुम मेरे साथ मत डिस्कस करो, तुम खुद रहो, खुद सीखो, खुद उससे निकल के बाहर आओ। तो मैं ये ले रहा हूँ। तो अभी उस प्रॉब्लम की वजह से हमारी थोड़ी बातचीत, वार्तालाप नहीं हो पा रहा है। तो वो एक अच्छा दोस्त है। तो मिला जुला करके मेरे पास 3-4 अच्छे दोस्त हैं, सकने वाले हैं जो एकदम कभी भी किसी भी टाइम खड़े हैं। और वो पैसे के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आज के टाइम में पता है यार रोहित, जब मैं कॉलेज में रहता हूँ या जो भी, लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं भाई, और मोटिवेट करते हैं कि कुछ कर रहा है, लोग जुड़ना चाहते हैं। मैं जुड़ता हूँ। तुम जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे ना, उतनी ज़्यादा तुम्हारी थिंकिंग और लोगों को पहचानने का जो एबिलिटी होता है वो बड़ा होगा।
हर तरह के लोगों से मिलो। तुम ऐसा नहीं कि भाई ये पर्सन नशे करता है तो मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, बैठो उससे, वो क्या पता वो ऐसी चीज़, और हर पर्सन कुछ ना कुछ तुमको सिखा कर जाएगा ही। तो मैं सबके साथ बैठता हूँ। बिल्कुल, नशे जो करता है उसके साथ बैठो, लेकिन हाँ कोल्ड ड्रिंक पियो, भले नहीं नहीं, नशा वो तुमको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए यार। भले वो पी रहे हैं, और लेकिन being a तुम मुस्लिम कोल्ड ड्रिंक पियो, मजे लो। अरे भाई क्या चेस तो उससे वैसे मैं जिसके साथ भी बैठता हूँ इतना तो होता है कि भाई इतने लोगों से मिल चुका हूँ, मुझे इतना माइंडसेट पता है कि लोग कैसे, और ऑब्वियसली मैं बड़े एज से ज़्यादा, क्योंकि सारे बिजनेसमैन सब जो भी कर रहे हैं मेरे क्लाइंट वो बहुत बड़े बड़े हैं लोग, 40-45 साल के लोग, कुछ तो 55 के आसपास हैं, और कुछ क्लाइंट जो हैं वो मेरे से छोटे भी हैं, जो मेरे से ज़्यादा बिजनेस बना चुके हैं या बना रहे हैं। उनके साथ जब बैठते हैं ना, तो वो जो जितनी लर्निंग्स ले करके बैठा हूँ मुझे एक पर्सन से मिल रही है, तो मैं सबके साथ बैठता हूँ, सबके साथ बात करता हूँ। और जब उनके साथ बैठा हूँ तो मैं बिजनेस, पैसे और अपने आप को साइड में रख के बात करता हूँ, ठीक है, कि भाई अभी तो मैं तलहा हूँ, कॉलेज का 3rd ईयर स्टूडेंट, तो वैसे ही बात करता हूँ। तो उससे मुझे अभी तक ये लगता है ना कि कोई भी पर्सन आपके साथ जुड़ रहा है ना, तो वो फ़ायदे के लिए ही जुड़ता है, और आप भी किसी के साथ जुड़ते हो तो फ़ायदे के लिए ही जुड़ते हो। लेकिन मैं ज़्यादातर तो ध्यान बस इस चीज़ पे देता हूँ, भाई कनेक्शन रहे, कल को इस पर्सन को ज़रूरत पड़े, या मुझे भी, ऐसा नहीं है यार कि हर चीज़ पैसे से ख़रीदी जा सकती है या पैसे से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो कई बार मतलब बिना किसी ऐसा प्लान्ड, क्योंकि कुछ होता नहीं है, प्रॉब्लम प्लान तो आती नहीं, तो उस टाइम कब वो पर्सन काम आ जाए कुछ पता नहीं रहता, और ज़रूरी नहीं काम ही आ जाए, कई बार बैठो यार कहीं मिल गया तो वो अच्छा हो, कि पैसे और काम के लिए नहीं कनेक्शन है तो बस। सॉरी कंटिन्यू। हाँ, बस एक चीज़ रखो, किसी से भी दोस्ती या कुछ भी, तो कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो उससे, तुम अपना बेस्ट दो, इन रिटर्न आए तो ठीक, ना आए तो कुछ दिक्कत नहीं, क्या लेकर के गया वो तुम्हारा, कुछ नहीं, तुम बल्कि उसको लर्निंग ही दे करके जाओ, जो दे सकते हो, जो तुम्हारे पास है वो दे दो। हमेशा ये हाथ ऊपर रखो, इधर नहीं। सही बात। ठीक है। ओके भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि टीम बिल्डिंग कैसे करते हो, क्या देखते हैं? ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है या कोई एजेंसी स्टार्ट कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, सबसे ज़्यादा ये तुम्हारे पीयर ग्रुप्स डिसाइड करते हैं तुमको कितना आगे ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा टीम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आप टीम के सपोर्ट से ही आप अपने क्लाइंट का दिल जीत सकते हो, क्योंकि आप एक मीडियम हो ना, आप एक मीडिएटर ही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि काम तो मेरी टीम कर रही है, काम मेरा क्लाइंट दे रहा है, मैं उस चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, कैसे मैं क्लाइंट को बेस्ट डिलीवर कर रहा हूँ, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टीम बिल्डिंग के लिए क्योंकि ये तो क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, इसमें क्रिएटिव पीपल ही चाहिए मुझे। मेरे टीम में ऐसे लोग भी हैं जिसको मैं सिर्फ रील स्क्रॉल करने के पैसे देता हूँ कि वो ट्रेंड ढूंढ करके दें। आप देखो, वो कहते हैं ना कि अगर आप टाइम पास भी कर रहे हो ना तो उसमें 100% लगाओ, वो वर्थ इट होता है। तो मैं इसी वजह से जितना लोगों से मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ यार। अगर मैं कॉलेज में हूँ तो मेरा टाइम डिसाइडेड है, मुझे काम इतने घंटे करना है, वो अगर मैं कहीं बैठा हूँ तो मैं रात की 1 घंटे या 2 घंटे की नींद डिले कर दूंगा, वो काम तो करूँगा। बट अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ तो मैं उसके साथ बैठा हूँ, उससे इनपुट्स लेता हूँ, उससे सीखता हूँ कि भाई ये किसकी थिंकिंग किस लेवल की है, कितना सोच सकता है। तो मैं हायरिंग ऐसे लिंक्डइन पे या इंटरशाला या naukri.com से नहीं करता। प्रॉपर हायरिंग अगर मेरे को अकाउंट्स में या फिर मैनेजिंग में या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ चाहिए, उसकी हायरिंग मेरी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी से टाइप है, जो मेरे क्लाइंट भी हैं वो कराते हैं। बाकी मेन मेरी एजेंसी पे जो वर्क करते हैं वो मैं खुद मिल कर के उनसे बात करता हूँ कि भाई अगर इसकी थिंकिंग सही है, इस पर्सन में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, इस पर्सन को खुद पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि स्किल पता है, स्किल का कोई लिमिट नहीं है यार। तुम्हारे मार्केट में तुमसे बेस्ट से बेस्ट बैठे हैं, और जो बेस्ट है उनसे भी बेस्ट बन जाएंगे अगर नहीं है तो। तुम्हारी थिंकिंग सही होनी चाहिए, तुम्हारा बिहेवियर सही होना चाहिए, और तुम कितना ब्रॉड सोच सकते हो, और तुम कितना अपने वर्क को लेकर के सीरियस हो, या किसी भी चीज़, वर्क छोड़ो, तुम किसी भी चीज़ के लिए कितना सीरियस हो। तो ये चीज़ मैं देखता हूँ। और मैं ऐसा नहीं देखता कि भाई ये पर्सन की एज क्या है या फिर इस पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या है।
तो मैं ऐसे हायरिंग करता हूँ और ऐसे लोग मेरे टीम में, इस वजह से मेरी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मुझे पता, देखो मैं अगर तुमको वर्क दिया हूँ, तुम्हारा वर्क 2 घंटे में हो गया, तो भाई तुम फ्री हो यार, मेरे वर्क से मतलब है। क्यों मैं तुम्हें बाउंड करके रखूँ यार कि नहीं तुम्हारा 9 to 5 वर्किंग आ रहा है, तुम यहीं पे करो, तुम नहीं आ सकते, घर से काम करो। मुझे काम मैटर करता है, पर्सन मैटर करता है, ठीक है। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो तुम डिस्कस करो। अगर मेरे पास ऑफ देने का नहीं होगा तो एटलीस्ट मैं कुछ तो प्रोवाइड कर ही दूंगा तुमको, कि तुम मेरे लिए जब इतना कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। और जब मैं इतना करता हूँ तो मेरे लोग भी मेरे साथ खड़े रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट जो भी बंदे देख रहे हैं और उनको आपके साथ जुड़ना हो तो उसके लिए कैसे जुड़ सकते हो? मेरी मेल है, ईमेल आईडी, उस पर आप मेल कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। क्या प्रोसेस होती है हायरिंग की और फायरिंग की भी? क्योंकि इसमें एजेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही समय पे सही बंदे को निकालो, मतलब है कि नहीं? और क्रिएटिव एजेंसी में हायरिंग और फायरिंग लगातार चलती है, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई एंडिंग नहीं है। और ऑब्वियसली मुझे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पे भी ध्यान देना है और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे भी ध्यान देना है। तो मैं फायरिंग तो बिल्कुल ही कम करने की सोचता हूँ, बट कई बार सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि करने ही पड़ते हैं। और ऐसा भी नहीं करता हूँ कि उसकी दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे कंपनी में, एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया, ऐसा नहीं है। काम देता हूँ, डेडलाइन मीट करना है, अगर डेडलाइन पे आपने वर्क किया तो ठीक है। और मेरा ये, मैं अपने एम्प्लॉयज़ से या मैं किसी से भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहता कि सर इस वजह से काम डिले हो गया, या इस वजह से सर मैं ये नहीं कर पाया। मेरे को एक्सक्यूज़ सुनना नहीं पसंद है, मुझे सॉल्यूशन बताओ कि सर 2 दिन डिले हो सकता है काम में, और या फिर मैं इसके जगह पे मैं किसी और को ये वर्क करा देता हूँ। अगर मैं नहीं करा पा रहा हूँ तो आपके पास ये पर्सन है, आप करा दो। मुझे क्लियर कट बोलो, मुझे एक्सक्यूज़ नहीं सुनना है कि सर मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, सर मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, सर मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। कई बार सच में रियल में हो सकता है ये चीज़ें, बट इतने बार मैंने सुन रखा है ना, तो मुझे अब ये एक्सक्यूज़ लगता है। हाँ, वर्क फ्रॉम होम में ये ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है यार सच में। कोई क्लाइंट का अर्जेंट भाई वीडियो प्रोवाइड करना है, सामने वाला मेरा लैपटॉप फूक गया, बस है वो कुछ भी तो ड्राफ्ट ही पूरा वो कई बार जो सॉफ्टवेयर्स हैं एडोब प्रीमियर प्रो, ये जो भी क्रैश कर जाते हैं, ये जेन्युइन रीज़न है, मुझे भी पता है। लेकिन जब तुम्हारे पास डेडलाइन दी गई है, डेडलाइन या तो तुम मुझसे 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो, सर ये 3 दिन का वर्क है, मुझे 5 दिन दे दो, ताकि मैं 5 दिन तक कुछ नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं 6ठे दिन भी नहीं बोलूँगा, मैं 7वें दिन बोलता हूँ कि भाई तुमको काम दिया था, 3 दिन का काम था, तुमने 5 दिन बोला, 7 दिन हो गए, अब क्या? तो उस टाइम मेरे को एक्सक्यूज़ नहीं सुनने का, बिल्कुल नहीं सुनने का। उस टाइम अगर कोई एक्सक्यूज़ दे रहा है तो मेरा दिमाग बहुत ही वो हो जाता है, क्योंकि भाई मैं तुमको तुम्हारे कंफर्ट में तुमको टाइम भी दे रहा, मैं क्लाइंट भी सेटिस्फाई कर रहा, क्लाइंट को भी मैं कोई इशू नहीं आने दे रहा, तो भाई मैं क्यों प्रॉब्लम झेलूँ? ठीक है, मैं तुम्हारी भी सुनूँ, क्लाइंट की भी सुनूँ, तो फिर क्या फ़ायदा तुमको अपनी टीम में रखने का? और हायरिंग का जैसे मैंने बता दिया, मैं मिल करके ज़्यादा हायरिंग करता हूँ, या क्लाइंट भी क्लोज में। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मेरे को खुद को हायर करने के मेरे पास ऑफ़र लेटर पड़े हुए हैं, अच्छे खासे लाख में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं ऑफ़र लेटर तो चाहो तो दिखा भी सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो वो मैं नहीं गया, और ना मैं ऐसे क्लाइंट उठाता हूँ जो सिर्फ मनी ओरिएंटेड बात करें, या सिर्फ अपने आप की बात करें भाई कि हम ये जानते हैं, ये करते हैं, ये कर लेंगे, मैं 2 साल में इसको 1 बिलियन या 1 मिलियन ये ले जाना है, मुझे 1 लाख फॉलोअर चाहिए 1 महीने 2 महीने। मैं ऐसे लोगों को नहीं बनाता क्लाइंट, और ना मैं अपने ऐसे एम्प्लॉय हायर करता हूँ कि सर मैं आपको 2 घंटे में बेस्ट एडिट दूंगा। भाई नहीं चाहिए यार 2 घंटे, तुम काम टाइम लो यार, मुझे तुम सही तरीके से ट्रीट कर दो, मेरे लिए वही बड़ी बात। तो मैं क्लाइंट भी ऐसे पैसे के लिए नहीं उठाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को प्रेशर नहीं झेलने का यार, पैसे की झिकझिक, पैसे आ जाएंगे, कहीं से भी आना होगा आ जाएंगे, मनी इज़ बाई प्रोडक्ट, ये तो अंडरस्टूड है। तो ऐसे ही मैं हायरिंग भी करता हूँ, फायरिंग भी करता हूँ। फायरिंग में प्रोसेस कुछ नहीं है, और ना मेरा मूड ये है कि मेरा मूड गया तो मैं फायर कर दिया या मेरे को गुस्सा आया तो मैं फायर कर दिया। मैं बहुत काम डाउन, मतलब खुद को एकदम रिलैक्स करके, अगर मुझे आपसे प्रॉब्लम हुई तो मैं आपसे उस टाइम पे बात नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा, फिर मैं आपको 1-2 मौका और दूंगा कि आप उस टाइम डिलीवर। अब उसके बाद भी आप वो वही सेम चीज़ कर रहे हो तो फिर मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। और वहाँ पे एक ये हो जाता है ना कि आपको तो वर्क करना है, आप वहाँ पे किसी और को देखोगे
क्योंकि क्लाइंट को वर्क तो करना ही देना है, कुछ भी हो जाए। तो और जब वो क्लाइंट पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, किस लिए कर रहा है यार? अगर उसको सही टाइम पे सही चीज़ें नहीं मिल रही तो क्या फ़ायदा? कितने लोग हैं टीम में अभी? 11 लोग हैं जो परमानेंट वर्कर है, बाकी कुछ 5-6 लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम बेसिस पे है। ऑफिस कहाँ पे है? ऑफिस अभी यहीं दिल्ली और फिर जयपुर में भी है। दो ऑफिस है। हाँ, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? जयपुर से। जयपुर क्यों? दिल्ली इतना अच्छा भाई शहर है, जयपुर में क्यों शिफ्ट हो गए? देखो, एक तो मेरा कॉलेज, मुझे था कि अगर मेरे को कुछ करना है सबसे पहले मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े। और सबके लिए ये एडवाइस तो बहुत लोग दे चुके हैं कि लाइफ में कुछ करना है तो तुमको घर छोड़ना ही पड़ेगा। और घर छोड़ दिए या फिर तुम जो चीज़ अपने कंफर्ट जोन छोड़ दिए ना, तो दुनिया तुम्हें अपनाने के लिए बैठी है, वो तुम्हें खुद सिखा देगी। और मुझे वो स्पून फीडिंग जो कहते हैं वो नहीं चाहिए कि घर बैठे मुझे ये बिज़नेस करना है और मेरे फादर ये लो पैसे कर लो, या फिर जो कर रहा हूँ उसमें सपोर्ट। मुझे एक एक चीज़ खुद से सीखना है। अगर मेरा फेलियर है तो उस पर भी मेरा पूरा हक है, मैं वो खुद ही सीखूँ। कल को अगर कुछ मेरे डाउनफॉल आए या मेरी कंपनी बंद हो, मुझे वो 0 पॉइंट पता है कि वहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे गया था। मुझे ये भी पता है ये 2 स्टेप छोड़ करके ये तीसरा मेरे को कैसे लेना है, ये इस 2 फालतू के स्टेप्स थे। तो वो चीज़ें तभी सीख पाओगे जब तुम घर से दूर रहोगे। और घर से दूर रहने के बाद तुमको दुनिया बहुत बड़ी लगेगी, बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे, बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट करोगे और रोक टोक ज़्यादा नहीं रहेगा। हालांकि ये भी रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वजह से मैंने दिल्ली से जयपुर कॉलेज लिया। दिल्ली में बहुत बेस्ट कॉलेज है, ठीक है, बिल्कुल। तो जयपुर मैंने कॉलेज लिया और मुझे लगता है मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था ये, क्योंकि जयपुर जब से कॉलेज बेस्ट डिसीजन था। घर से दूर जाने के बाद मैंने इतनी चीज़ें सीखी नहीं इस 2 साल में, जो मैं पिछले 5-6 साल में घर पे रह करके नहीं सीख पाया। जब नए लोगों से मिला, मैं नए माइंडसेट से मिला, नई चीज़ें देखी, और सबसे ज़्यादा कि अकेले कैसे फेस करना है। रात में 2 बजे 3 बजे अकेले, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ना घर पे फ़ोन कर सकते कि भाई वो प्रॉब्लम खुद ही झेलनी है, और खाने का कोई टाइम नहीं है, क्या खाना क्या नहीं, मेस का खाना जानते ही हो, बहुत बकवास होता तो सब कुछ ज़रूरी होता है आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो। कितना पे करते हो टीम को? तो आ गए मेन पॉइंट पे। तो इसलिए तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कितना पे करता हूँ। नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ऑडियंस वेट कर रही है कि कब ये बंदा बताएगा। मेरे 11 लोगों की टीम है। मेरा सबसे लोएस्ट सैलरी रेंज जो है, जो मेरे एम्प्लॉयज़ को जाते हैं, वो 10 to 12 के बीच में है, 12,000, 10 to 12,000। और सबसे हाईएस्ट जो है वो 30,000 to 45,000 के बीच में है। ओके। और मेरे पास जो क्लाइंट हैं, सबसे लो टिकट क्लाइंट जो है मेरे पास वो 20,000 का है, और हाई टिकट क्लाइंट जो है वो 1,25,000 का है। और बस इस तरह से अंदाज़ा लगा दो। ठीक है, मंथली कितना बना रही है एजेंसी? ये भी फिर तुम मेन प्राइस पे आ ही रहे हो। तो हाँ भाई, कॉलेज के 3rd ईयर में हो, 11 लोगों की टीम है, प्लस फ्रीलांस भी बंदे हैं जो साथ में वर्क कर रहे हैं। तो बताओ ताकि लोग मोटिवेट हो सके यार कि 3rd ईयर का बंदा इतना अच्छा कर रहा है, साथ में एजेंसी को रन कर रहा है और पे कर रहा है। भाई कॉलेज में तो यार 3rd ईयर वाले स्टूडेंट आजकल क्या कर रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि अपने 4th ईयर में करना क्या है। अभी वो खुद ही कंफ्यूज है। और भाई तुम 11 लोगों को पैसा पे कर रहे हो, साथ ही तुम फ्रीलांसर को भी पैसा पे कर रहे हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखो, मैं इतना बता सकता हूँ कि जो भी मैं मेरा पैकेज है, जो मैं सेल करता हूँ, जो भी सर्विसेज सेल करता हूँ, उसका जो पैकेज है उसका 40% पर क्लाइंट पे मेरा प्रॉफिट बनता है। ओके, ठीक है। और लगभग 25 प्लस क्लाइंट हैं। अभी कल भी 3 क्लाइंट क्लोज हुआ, अभी डेली ही क्लोज हो ही रहे हैं। अभी मैं दिल्ली में इसी वजह से हूँ। अभी करंट कितने क्लाइंट हैं? 25 प्लस है। अभी अगर आज की बात करें, आज के बाद कल मेरे पास ये 30 प्लस हो जाएंगे। और मैं अभी थोड़े फॉरेन क्लाइंट क्लोजिंग पे भी ध्यान दे रहा हूँ, वहाँ के भी है। फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट कब मिला था? फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट मुझे जुलाई में मिला था, जो मेरे एक मेडिकल टूरिज्म में है एक क्लाइंट, उनके थ्रू मिला था।
जो उसकी सर्विसेज वीडियो एडिटिंग की है और नेटवर्किंग से मिला था। नेटवर्किंग से मिलता है। नेटवर्किंग हेल्प करता है क्या लगता बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग और कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हेल्प कर। मैं 1 रुपया भी लीड जनरेशन पे नहीं इन्वेस्ट किया हूँ, ना मैं ज़्यादा एड्स तो बहुत ही कम रन किया हूँ, है? तो ऐड के एक्सपर्ट हो, ऐड रन ही नहीं की हो। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ मेरे से बेस्ट एजेंसीज बैठी पड़ी है, हाँ। कई साल का एक्सपीरियंस लेकर के बैठी पड़ी है, वो भी ऐड चला रही है। तो और ऐड चलाने के बाद मैं क्यों फालतू का, अगर मैं ऐड में 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो 1 लाख 2 लाख मैं अपनी एजेंसी के ग्रोथ में इन्वेस्ट कर दूँ, टीम अच्छा बना लूँ और क्लाइंट से मैं और अच्छे से मिल लूँ या फिर अपने फैमिली को खुश रख लूँ, तो दैट्स मोर देन एनफ रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन ऐड। वो भी ज़रूरी है एक टाइम के बाद। अभी जैसे हमारी ऐड अब चल रही है, अब मार्केट में लोग हमें जान रहे हैं हमारी सर्विसेज के लिए और हमारे जो भी क्लाइंट है उसके बिहाफ पे जान रहे हैं। तो लेकिन मैं आज भी या मैं आगे भी नेटवर्किंग पे ही क्लाइंट ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि एक तो उससे ट्रस्ट फैक्टर पहले ही होता है और मुझे अपनी चीज़ें बतानी नहीं पड़ेगी पर्सन को मुझ पर ट्रस्ट कराने के लिए। एक तो मैं यंग हूँ, अगर मैं किसी नए क्लाइंट से मिलता हूँ जो बिल्कुल अननोन है, वो पहले तो डाउट करेगा यार ये तो बच्चा है, क्या कर रहा होगा, क्या ही एक्सपीरियंस होगा, ना तो इतना अच्छा इसके पास लग्जरी लाइफ है। मैं शोशाबाजी और इन सब में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मार्केट में लेकिन बैठे हैं भाई जिसको 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, कैसे बीट करते हो यार? करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर को अगर बीट नहीं किया या चैलेंजेस फेस नहीं किए तो फिर मार्केट में अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट के पास गए, इतना कम उम्र है, तो वो जज नहीं करता है कि यार ये इतना कम क्या ही कर लेगा? ये करते हैं यार, लेकिन पता है अगर जो बिजनेस कर रहा है वो चाहे अगर 40 साल का हो या 20 साल का, उसके माइंड में एक चीज़ क्लियर रहती है कि उसको बिजनेस बनाना है। बिजनेस अगर 20 साल के लड़के से बन रहा है तो 20 साल के लड़के से बनाएगा, या बिजनेस 40 साल के अंकल से या जिससे बन रहा है तो उससे बनाएगा। उसको बिजनेस से मतलब, उसके लिए मेरे पास अच्छी कार या अच्छा घर या अच्छा एजेंसी ये होना ज़रूरी नहीं है। मेरा रिजल्ट मैटर करता है और मैं रिजल्ट और अपने कमिटमेंट्स पे ही क्लाइंट क्लोज करता हूँ। और मैं ज़्यादा ऐसे लोगों को रखता ही नहीं हूँ या ऐसे लोगों के साथ बैठता ही नहीं हूँ जिनको मेरे एज या मेरे पर्सनालिटी या मेरे पैसे पे वो मुझे जज करे। तो बस ऐसे ही मैं नेटवर्किंग पे ऑब्वियसली मेरे सारे क्लाइंट क्लोज होते हैं। ओके, ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है भाई? यार वेल प्लान तो कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी एजेंसी ग्रेविटास भी वो बहुत बिल्ड करना है, बहुत तगड़े लेवल पे ले जाना है, या कुछ और भी प्लान है? कुछ प्रोडक्ट में घुसना चाह रहे हो या क्या है? यार मेरा एक मन बहुत टाइम से हो रहा है कि वापस से ई कॉमर्स स्टार्ट करें, लेकिन इतना जल्दी 2 नाव पे पैर नहीं रख सकते। इसको एक बार स्टेबल करके ग्रेजुएशन के बाद, स्टेबल तो खैर नहीं करना है, ग्रोथ की तरफ ही ले जाना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस क्यों करता है यार कि ग्रो हो। बिल्कुल। तो अभी मेरा 80% एफर्ट जा रहा है बिजनेस पे, 20% तो मेरा कॉलेज पे जाना ही जाना है। इसको मैं 100% डालूंगा, उसके बाद फिर मैं और चीज़ों पे तो नहीं ही ध्यान दूंगा। एक चीज़ पे अगर एक फोकस में रहें तो यही मुझे इतना कुछ दे देगा कि दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट को जब भी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में है और वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं? तुम गलत डिसीज़न ले लो वो चलेगा, इससे अच्छा कि तुम कोई डिसीज़न ही ना लो। बैठे बैठे तुम अगर सोच रहे हो कि मैं ये करूँगा ये कर लूँगा, भाई कर लो, करके देखो तुम, उसके बाद तुम्हारे पास रिजल्ट होगा कि तुमने ये किया, इसका क्या आउटपुट निकल के आया। फिर तुम दूसरा चीज़ करो, एक्सपेरिमेंट करो यार। कॉलेज में एक्सपेरिमेंट के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम अगर ये सोच करके बैठे हो कि बस अब आए हैं कॉलेज में 4 साल पढ़ेंगे, डिग्री लेंगे, जॉब लेंगे, लाइफ सेट, तो तुम शायद और चीज़ें अडेप्ट करने का बिल्कुल कोशिश ही नहीं कर रहे हो। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने भी यार ऐसे ही बिना सोचे समझे वीडियो बना दिया था और हो गया, जर्नी स्टार्ट हो गया था। मतलब मुझे ही नहीं पता था कि वो मजे में बनाया था, और इतना बकवास वीडियो बनाया था ना, आज मैं देखता हूँ ना लगता है यार क्या ही कर रहा था। आज वो वीडियो कॉमेडी के लिए देखता हूँ। कल ही रात में मैं अपने भाई को दिखा रहा था, बोला क्या क्या फालतू कर रहा था। तो होते हैं यार, लेकिन मजा आता है कि चलो यार। और एक और कोट था यार कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। जो तुम सोच रहे हो, जो चीज़ तुम करना चाह रहे हो, और उस चीज़ को अगर तुम अवॉइड कर रहे हो तो जादू तो उसी में है। तो तुम उस पर फोकस करो यार, कुछ तो करो लाइफ में, कुछ तो करो, करते रहो। और हंगर होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने का, बस ये नहीं कि स्टार्ट करके छोड़ दिया। मैं अगर एक फेलियर से डर गया होता कि चलो यार इतना करने के बाद भी मेरा फेल हो गया, इतना अच्छा चल रहा था, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता,
तो वो मेरे अंदर वो मोटिवेशन की जगह वो सेल्फ डाउट और डिमोटिवेशन ज़्यादा हो जाता है और मैं चीज़ें आगे नहीं कर पाता। दूसरे स्टार्टअप के बाद भी फिर मुझे ये होना चाहिए कि भाई 2 फेल हो गए, अब तो ज़रूर कुछ तो इशू है। मैं तीसरा तो अच्छा चल रहा है यार, बढ़िया चल रहा हूँ। तो ये इससे डरना किसी चीज़ से नहीं है, करो यार, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। नुकसान नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, पैसे का नुकसान नहीं है। तो हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, बस एग्जीक्यूट करो। कैसे रहते हो इंडस्ट्री के जो ट्रेंड होते हैं उसके साथ, कैसे अपडेट रहते हो? मैं और मेरी टीम जो है, क्योंकि मैं शुरुआत से यही बोल रहा हूँ कि मैं इंस्टाग्राम क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी हूँ, तो यहाँ पे मेरी टीम और मैं खुद भी खाता भी हूँ, सोता भी हूँ, पीता भी हूँ, बैठता भी हूँ ट्रेंड के साथ ही। तो अभी जैसे ये पॉडकास्ट भी हो रहा है तो ये ट्रेंड में ही चल रहा है सब कुछ। अगर मैं कुछ रील अपलोड कर रहा हूँ या कुछ चीज़ें रील पे देख रहा हूँ और वो ट्रेंड में आपस में बातें भी उसी टॉपिक्स पे होती हैं, फिर वो ट्रेंड के साथ जब तुम उठते बैठते सब कुछ सोते भी ट्रेंड के साथ ही हो ना, तो वो क्रिएटिव चीज़ें और निकलती हैं कि अपने क्लाइंट के लिए। जैसे मेरे जयपुर के क्लाइंट है, उनका होर्डिंग्स लिटरली सारे मीम पे गए हैं। जो वो स्कूल है और उसके होर्डिंग्स आप जैसे मीम था ना, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, अलग पांडे सर का, उस पे क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, इस टाइप के मीम्स को आप एडमिशन तो लो यहाँ, इस टाइप से बहुत सारे मीम पे अगर तुम जब लोगों को उससे कनेक्ट करो ना, जो चीज़ें वो देख रहे हैं या जो चीज़ें रियल लाइफ में चल रही हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट बाई करेगा ही या आपसे वो कनेक्ट फील करेगा। बस कनेक्ट तो फील कराना है लोगों को, ऑब्वियसली ट्रस्ट हो जाएगा कि भाई ये सेम वाइब मैच हो रही। बिल्कुल, तो जोमेटो दिन में 3 बार ऐसे ही बस वही जोमेटो स्विगी भाई इतना बड़ा बिजनेस बना लिए सिर्फ ट्रेंड पे। तो अगर आज के टाइम पे भी अगर हम ट्रेंड को अवॉइड कर रहे हैं या ट्रेंड को ये सोच करके छोड़ दे रहे हैं भाई ये तो कुछ भी चल रहा है, क्रिंज कंटेंट है, तो भाई वो क्रिंज तुम्हारे लिए है, किसी के लिए वो बिजनेस बना के दे रहा है, इसके लिए तो रहना पड़ता है।